आज की क्लास में हम सीखेंगे अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस के बाद आज हमारे पास टॉपिक है राइट टू फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी अब कार्बोहाइड्रेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी अब हम इसमें करेंगे। जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, विटामिन खत्म हो गया, तो राइट टू फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टू फंक्शन बताने हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पहला फंक्शन है, ये स्टार्च जो है स्टोरेज की तरह काम करता है एज स्टार्च। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और जो ग्लाइकोजिन है, ग्लाइकोजिन जो है वो स्टोरेज किसके अंदर काम करता है? एनिमल के अंदर। ठीक है, तो इसे एनिमल स्टार्च ही बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजिन इन एनिमल। इस तरीके से ये दो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, तो इनवर्ट शुगर क्या है? देखो, जो सुक्रोज है, सुक्रोज इसे केन शुगर भी बोलते हैं। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, ठीक है, हाइड्रोलाइज करें तो ये आपके दो चीजें निकालेंगे, क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का बाई नेचर कैसा होता है? डेक्स्ट्रो। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है सुक्रोज बाई नेचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर देगा? राइट में रोटेट कर देगा। अच्छा, ग्लूकोज आपने पढ़ा है इसके बारे में, ये बाई नेचर कैसा होता है? ये डेक्स्ट्रो होता है, और ये बाई नेचर कैसा होता है? लीवो होता है ये। ठीक है, कितना डेक्स्ट्रो, यानी चलो ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कितना डिग्री एंगल पर? तो आंसर है +52.9। एक्यूरेट अमाउंट में लिख रहा हूँ, +5 डिग्री पर ये राइट में प्लेन पोलराइज लाइट को इस एंगल पर रोटेट कर देगा। तो ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। किस एंगल पर? तो ये माइनस का कितना? 92.4 डिग्री पे। अब आप खुद ही सोचो और बताओ, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, तो टोटल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, तो टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर करूं तो। अब टोटल आंसर नेगेटिव है, और रिएक्टेंट साइड में देखो टोटल आंसर क्या था? ये पॉजिटिव था। तो अब पॉजिटिव का नेगेटिव होना को क्या बोलते हैं हम? कि ये शुगर जो था वो इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट का मतलब अपोजिट हो गया। पॉजिटिव था तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, अब पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके ऑलरेडी नोट्स में है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रीड कर रहा हूँ। क्या है एक्सप्लेनेशन? है सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ओके, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी क्या? फ्रक्टोज। ये भी ठीक है। और सिंस डेक्स्ट्रो रोटेशन जो है वो कितनी होती है? 52.5 डिग्री, वो भी प्लस में। एंड द लीवो रोटेशन कितनी होती है इसकी? -92.4 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। द मिक्सर इज, इसका टोटल मिक्सर क्या है? इसका मिक्सर है लीवो। ठीक है ना, इसका मिक्सर है वो है आपका लीवो रोटेटरी। तो देयरफॉर हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज अगर कर दिया जाए तो देयर इज ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, जो कि पॉजिटिव से किस में हो गया? नेगेटिव में। इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में आ चुका है, ये वाला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वर्ट शुगर, ये आ चुका है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इन्वर्ट शुगर के बाद अब जो अगला है हमारा टॉपिक वो है इन्वर्ट शुगर के बाद what is meant by pyranose structure of glucose? What is meant by pyranose structure of किसका? ग्लूकोज। तो जैसे कि हम कल की क्लास में करके आए हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? ये हावर्थ प्रोजेक्शन है, यानी हावर्थ नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया है। ये कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते थे इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 प्रैक्टिस आपने की होगी इसकी। अब जो पहला कार्बन है कार्बन नंबर 1 जो है उसी पे क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। 1 2
3, 4, 5 और 6 पे तो आपको पता ही है क्या, CH2OH। ये आपका CH2OH पहला एल्डिहाइड होता है, लेकिन ये क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो OH आ चुका है यहाँ पर, OH यहाँ पे। अब यहाँ से हम करेंगे राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट, और इसका राइट तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये H था, ये H है, ये H है, ये H है। ये आपको पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर नाम है इसका अल्फा डी पॉजिटिव और ग्लूकोपायरेनोज, पायरेनोज, ये ग्लूकोपायरेनोज है। अब इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, 3 लाइनें जो आपको लिखनी चाहिए इसके बारे में। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और क्या है, ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। इसको अल्फा और बीटा फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन एनालॉजी विद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरिन। यानी अगर आपने सिर्फ इतना ही छोड़ दिया तो यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें किसका यूज किया गया है, पायरिन का यूज किया गया है, ठीक है ना। अगर आप पायरिन नाम का यूज नहीं करते हो तो आपका ये फिशर प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपने पायरिन वर्ड यूज कर दिया तो समझ गए कि ये पायरिन से बना हुआ है, तो ये हो गया आपका पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन होता है, साइक्लिक होता है, अल्फा बीटा का यूज भी होता है, ठीक है ना। अब ये 6 कार्बन साइक्लिक अल्फा बीटा, ये तो फिशर प्रोजेक्शन में भी था, इसीलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको पायरिन बोल दिया कि ये पायरिन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो शॉर्ट नोट है ये भी आपके नोट में है, क्योंकि पिछले साल जो बच्चे थे उनमें नहीं था, ये आ गया है ये भी, तो इसे भी जरूर ऐड करना अपने इसमें। ओके, अब एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या, नेम द रिएक्शन एंड फैक्ट। इसको तो मैं लिखूंगा और एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा इसको। नेम द रिएक्शन एंड फैक्ट that could not be explained by किसके बाय, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो कितनी अजीब बात है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर, बिल्कुल होता है, ये देखो ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप CHO। क्या मैं इस CHO को ऐसे लिख लूं तो आप परफेक्ट हो, CHO मैंने ये ऐसे लिख दिया, और बाकी ये क्या है आपका 2 3 4 5 6 CH2OH। फिर राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी कितनी अजीब बात है, ना तो ये 2,4,2,4 DNP टेस्ट देता, जबकि आपको तो पता है 2,4 DNP तो इजीली कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच हो सकता है, इसके पास ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है ना। तो ये टेस्ट देता, ना ही ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता, जबकि आपको तो पता है इसके पास तो कार्बोनाइल है और ये तो NaSO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है। और ना ही ये तीसरी पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, और ना ही ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कोई रिएक्शन करता। कितनी अजीब बात है, NH2OH के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है। और तो और इसका अगर पेंटा एसीटेट की बात करोगे, पेंटा एसीटेट फॉर्म जो होती है, आपको याद है पेंटा एसीटेट में ये वाला OH, 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 सभी पे क्या हो गया था, O हट के AC आ गया था। AC समझ रहे हो ना क्या था, ये AC था COCH3, याद करो, ये इस पे लग गया था, चारों पे, पांचों पे लग गया था, तो इसे पेंटा एसीटेट बोलते हैं। लेकिन अभी तो CHO सुरक्षित है, ये तो पेंटा एसीटेट जो फॉर्म है ये किसके साथ रिएक्शन नहीं करती, ये आपका पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्साइल HCN के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका जो पेंटा एसीटेट बनने के बाद वो HCN के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब बात आती है कि जब आपका CHO पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है
तो ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो 1 2 3 4 ये नहीं करता ये। आज की क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी इसकी अपनी अच्छी खासी जगह है। तो देखना ये सारे रिएक्शन ऐसे क्यों नहीं कर पाता। रीजन बड़ा साफ है, CHO जो है 2,4 DNP टेस्ट भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, क्योंकि ये तो सारी हम पहले ही पढ़ चुके हैं CHO के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। कौन से चैप्टर में? एल्डिहाइड में। लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। रीजन क्या है? रीजन आपका ये है, ये देखो, जो ये आपका स्ट्रक्चर है ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम के साथ क्या किस फॉर्म में आ जाएगा? इस फॉर्म में आ जाता है। हालांकि ओपन है, लेकिन ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ कौन सी फॉर्म बना लेता है? ये आपकी बना लेता है H, यहाँ आ गया आपका OH, और ये देखो कौन सी फॉर्म है, ये आपका O है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 और ये आपका 6। उम्मीद है आपको याद होगा, इस तरीके से हम करते थे इसको। इसके बाद राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, H H ये सब H H है। तो ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम के साथ ये रिएक्शन बना लेता है। अब मुझे दिखाओ, अब मुझे बताओ कहाँ है वो CHO, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ओपन CHO है ही नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के साथ बहुत जल्दी साइक्लिक फॉर्म में आता है। तो ये अपना ओपन CHO जो आपका खुला हुआ CHO ग्रुप है वो नहीं दिख पाता, इसलिए ये चारों रिएक्शन जो अभी बताई थी वो नहीं देता, ठीक है। अब आप एग्जाम में कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? तो एग्जाम में एक्सप्लेन करने का बड़ा सिंपल तरीका, नंबर 1, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP एंड एक स्किप टेस्ट भी है, ये बड़ा पॉपुलर है स्किप टेस्ट। इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, और कौन कौन सी रिएक्शन नहीं दे सकता? ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, यानी ये हाइड्रोजन HSO NHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, ठीक है। तीसरा क्या था? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, इसके बारे में आप जानते हो, हमने 6 रिएक्शन करी थी जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि ग्लूकोज का 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके अंदर ये रिएक्शन की थी। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो भी डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, इसके साथ रिएक्शन मतलब इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, लास्ट क्या लिखोगे आप? ग्लूकोज इज फाउंड टू बी एग्जिट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज अल्फा एंड बीटा। इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको इतना 3 रिएक्शन जो है वो दे सकते हो। ये रिएक्शन ये ग्लूकोज नहीं करता। रीजन यही है कि ये बहुत जल्दी ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। चलो रेज योर हैंड और बताओ कि इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ भाई, क्या नाम है इसका? नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। रोहित कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो भाई, चैट सेक्शन में जल्दी बताओ इसको हम क्या, आप किस नाम से जानते हो इसको, इसके बारे में एक नाम बोलो, चैट सेक्शन में लिख दो इसको आप किस नाम से जानते हो। रोहित साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, चलो साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के अलावा बताओ, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो ठीक है, इसके अलावा बताओ किस नाम से जानते हो। फिशर, भानु बिल्कुल ठीक है, इसे फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं और हम इसको इसी नाम से जानते हैं, फिशर प्रोजेक्शन के नाम से, ठीक है। क्लो चेन ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट नाम जो मैं जानना चाहता था वो है फिशर, FISCHER, ठीक है ना, इसे फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक होता है हावर्ड्स प्रोजेक्शन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो रिएक्शंस हैं पता लग गई होंगी। आपको इसमें कहा है कि देखो क्वेश्चन में कहा गया है नेम द रिएक्शन एंड फैक्ट, बस नेम रिएक्शन के नाम बताने हैं, कोई रिएक्शन लिख के नहीं दिखानी आपको, आपको नाम बताने हैं। आपके नोट्स में ये अच्छी तरह से हैं, और एक बार जरूर इसको यार इसको देखो आप एनसीईआरटी में, ताकि पता लगे कि ये कितना खास क्वेश्चन था जो हमने अभी अभी किया है।
ये 4 ऐसी रिएक्शन है दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन। नाम ओपन चेन जो चेन होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस हिस्से को देख लो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस हिस्से को देख लो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम का साइन और ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं शो करता है। ये है वो चारों रिएक्शन, और ये है वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इतना क्वेश्चन है सीबीएसई में, 1-2 नहीं 4-5 बार आया है। ग्लूकोज explain most of the property, but the following reaction and the fact could not be explained by the structure are these: number 1, number 2, number 3। ये ना तो आपका 2,4-DNP देता, ना ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देता। इसका पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो है, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ओके, मैं एससीएन बोला था, हाइड्रोजन साइनेट हाइड्रोक्साइल अमाइन है। अच्छा, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में मिलता है अगर ये साइक्लिक है तो, ठीक है ना। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड ग्लूकोज। ये तो चलो इतना तो छोड़ दो, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको जरूर लिखना, ठीक है। ये इसका इक्विलिब्रियम के बाद बहुत जल्दी साइक्लिक में कन्वर्ट होता है। इसका एक्सरसाइज भी देख लेते जल्दी से एक बार। एक्सरसाइज में अगर ये कहीं पे है तो इसको हम लिख लेंगे। अपनी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से करना, ठीक है ना। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, ये सभी इसी के नाम है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जितनी तारीफ कर लो कम है इसकी, ठीक है। स्टार सेलुलर, अच्छा ये रिएक्शन भी बहुत बार आई है जो हमने लास्ट क्लास में की थी, डी ग्लूकोज की HI के साथ। बताओ जल्दी से, रेज योर हैंड। डी ग्लूकोज अगर HI के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा चैट सेक्शन में? डी ग्लूकोज अगर HI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा चैट सेक्शन में? बता, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो 6 रिएक्शन को छोड़ना मत भाई किसी भी हालत में, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। भानु वेरी गुड, इसे एन हेक्सेन बनाएगा ये, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा? एन हेक्सेन, बिल्कुल ठीक है। विजय बिल्कुल ठीक है, विपिन बिल्कुल ठीक है, एन हेक्सेन बनाएगा ये इसके साथ। लैक्टोज जो कि मिल्क में होता है, इसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं। भाई पेप्टाइड लिंकेज की तारीफ कितनी भी कर लो कम है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। भाई इसको छोड़ मत देना। enumerate the reaction of D-glucose which cannot be explained by the open chain structure, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी, ठीक है ना। डीएनए आरएनए में डिफरेंस है, बस इसी का नंबर आ चुका है हमारा, इसको ही करेंगे अब हम। चलो अपनी जर्नी को और आगे ले चलते हैं। ये तो हो गया आपका ये आज का खास क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका ना बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताओ क्या है। आपके हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है? चैट सेक्शन में लिखो स्ट्रॉन्ग रीजन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिफरेंस ऐसा बताओ कि इसके बाद कुछ रहे ही ना। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? चैट सेक्शन। वेरी गुड भानु, सही है। और इनका नाम भी बताओ जल्दी से। ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, भानु का अब तक आंसर सबसे क्लियर है। बिल्कुल, जो डिफरेंस है वो है ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में होता है कीटोन। यानी ग्लूकोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है ना। तो ये इसका मेन डिफरेंस था। मैं रीड कर देता हूं आंसर को। ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप व्हाइल फ्रक्टोज कंटेन कीटोन ग्रुप। ये इसका मेन डिफरेंस है। और आगे क्वेश्चन इस पे जितने भी बेस्ड है इनको भी चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, अब की बार ये भी ग्लूकोज है, एंड बीटा ग्लूकोज। चलो बताओ इसमें
मेन डिफरेंस क्या है चैट सेक्शन में? देखो, जो अपनी बातें ना कम से कम शब्दों में बयां कर दे वो तो कमाल है। विजय का आंसर भी ठीक था। देखो, मुझे ना एक्सप्लेन मत करो, अगर आप मुझे कुछ वर्ड्स के कुछ लेटर भी लिख दोगे ना, मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर करेक्ट है। कहानी लिखने से अच्छा। विपिन, वेरी गुड विपिन, करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। वेरी गुड। भानु, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, भानु विपिन दोनों ठीक है। भानु, बहुत बढ़िया जर्नी रही है आपकी भी। अब 2 ही चैप्टर रह गए हैं हमारे। एंड तक अपना एफर्ट लगाना और सही मार्क्स आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। भानु विपिन के अलावा और कोई बता सकता है कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या फर्क है भाई? अल्फा और बीटा ग्लूकोज में, अल्फा साइक्लिक फॉर्म होती है तो अल्फा बीटा दोनों ही साइक्लिक फॉर्म है, तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? आंसर है मेन डिफरेंस ये रहा। मेन डिफरेंस जो हुआ वो हुआ C1 कार्बन। C1 कार्बन पे अल्फा में OH कहाँ होता है? राइट। और बीटा में OH कहाँ होता है? लेफ्ट। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना? तो C1 कार्बन पे की जो पोजीशन है वहां पर OH कहाँ होता है, ये आपका पता लगता है अल्फा और बीटा से, नथिंग, और कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए आंसर पढ़ रहा हूँ। इन अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट C1 कार्बन जो है इज टुवर्ड राइट, whereas in beta D glucose the OH group at C1 carbon is toward left. Such a pair of stereoisomer which differ in the conformation only at C1 carbon are called, चैट सेक्शन में लिखो, इन दोनों अल्फा बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं जो C1 कार्बन पे होती है? इनके लिए कोई वर्ड रिपीट कर देता हूं मैं। Such a pair of stereoisomers which differ in the conformation configuration only at C1 carbon are called, इसे क्या बोलते हैं? भानु, वेरी गुड। भानु, विजय और विपिन, टफ कंपटीशन है, बहुत बढ़िया। दोनों आंसर ठीक है भानु विजय, वेरी गुड। इसी को क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में भी किया था हमने ये, इसी को बोलते हैं एनोमर्स। दोनों अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं? एनोमर्स। और एनोमेरिक कार्बन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है? तो ये एनोमर्स होते हैं, ये भी खत्म। और आगे चलते हैं, इस पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है? अल्फा और बीटा की फॉर्म को, व्हाई ए सुक्रोज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर? व्हाई सुक्रोज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर? देखो, शुगर जो है वो ओलिगोसैकेराइड है, यानी डाइसैकेराइड है, ठीक है? और रिड्यूसिंग शुगर के बारे में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताया था, जो टॉलन रिएजेंट को कंफर्म कर दे। तो आंसर है बिकॉज रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी इसका जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है किसके अंदर होता है? सुक्रोज। सुक्रोज का दूसरा नाम केन शुगर, ठीक है? अच्छा, इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जो रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है? क्यों कीटोलन रीजेंट जो है उसको कंफर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि दोनों के दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, इसलिए ये बिजी हो गए। और इसके पास तुमने देखा होगा कोई CHO ग्रुप नहीं होता। क्यों होगा? क्योंकि जब ये सुक्रोज को आपने देखा था तो ये साइक्लिक फॉर्म में था, पायरेन की फॉर्म में था, ये फ्यूरेन की फॉर्म में था, तो ओपन CHO तो होता ही नहीं इसमें। तो कैसे कर देंगे रिड्यूसिंग शुगर? इसको नहीं कर सकते, ठीक है? तो इतना तो हो गया। अच्छा, जल्दी से यस और नो में जवाब देना। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपने किया था, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या ये आपने किया हुआ है या नहीं? लेफ्ट, यस और नो बताइए। विपिन, ओके, हम कर चुके हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? ये वो शुगर होते हैं जो टॉलन रिएजेंट को कंफर्म करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में इसमें दे रखा है रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं। ये वो शुगर होते हैं जो इसको कंफर्म करते हैं,
द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलरेंस एंड फैलिंग रिएजेंट कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना, तो सभी मोनोसैकेराइड ऐसे हैं और जो नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं करते, तो रीजन मैंने बता दिया। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं क्या, बिकॉज रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन है जो O के थ्रू होती है। आगे चलते हैं, मेंशन द स्ट्रक्चरल फीचर कैरेक्टराइजिंग रिड्यूसिंग शुगर। तो स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, द शुगर विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल में लिख लो, ऑल मोनोसैकेराइड कंटेन फ्री CHO, जिसके पास फ्री CHO ग्रुप है वो टॉलन को रिड्यूस कर देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका ये खत्म। तो विटामिन खत्म हो गया, आपका प्रोटीन खत्म हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। अब स्वागत है आपका न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड जिनके पास बायोलॉजी नहीं है वो ध्यान से समझ लेना इसको, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर, अब आप मुझे ये बताइए कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें क्रोमोसोम इंसान के अंदर कितने होते हैं, चैट सेक्शन में क्रोमोसोम, कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं इंसान के अंदर, कितने पेयर क्रोमोसोम। रिया, ये गलत है रिया आपका। विपिन ठीक है, भानु ठीक है, बिल्कुल सही बताया। आंसर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लास्ट सेक्शन रह रहा है आपका बस, न्यूक्लिक एसिड, इसको अच्छी तरह कर लेना। 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसमें से 22 प्लस 1 पेयर बोलते हैं इसको, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है, जो लास्ट का जो 1 मैंने लिखा है ये, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, आपकी बॉडी का सेल, इसे एनिमल सेल बोलते हैं, एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सारे इसी में होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, यार हम तो इस एनिमल सेल को देख भी नहीं पाते, हम बात कर रहे हैं इसके अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी को इस तरीके से मारेंगे तो उसका 1 लाख सेल डेड हो गए, मर गए उसके 1 लाख सेल, ठीक है ना। तो सोच के देखो सेल कितना छोटा होता होगा, बिलियन ट्रिलियन सेल है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस बिलियन ट्रिलियन सेल में से अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, पहले तो सेल, फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर इस तरीके से आपके क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम बना दिया मैंने, इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर होते हैं ऐसे ऐसे, 23 पेयर होते हैं। ये एक पेयर बनाया मैंने, कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। और देखो साइंस ने क्या क्या डिस्कवर कर लिया है, जेनेटिक्स कितना आगे पहुंच गया है। इसके अंदर भी धागे की तरह, बिल्कुल गुथे हुए धागे की तरह इस तरीके से ऐसे निकले हुए हैं धागे। इसको जूम करोगे तो इतना हिस्सा जूम करोगे तो आपको ये दिखाई देगा इस तरीके से। ये इतना हिस्सा जूम करने के बाद क्या दिखाई देगा, ये रिकॉम्बिनेंट इस तरीके से एक चोटी को जैसे बनाते हैं ना, इस तरीके से, कि इस तरीके से ये इसके अंदर आपके मौजूद है, ठीक है ना। यानी ये इतना हिस्सा मैंने इसको जूम कर लिया है, और ये कहां पर मिले, आपके 23 पेयर क्रोमोसोम है इसके अंदर। अब इसको इसको इसमें आपके सारा का सारा इंफॉर्मेशन है। एडेनिन जो कि थायमिन के साथ बॉन्डेड होता है, साइटोसिन जो कि ग्वानिन के साथ होता है, ठीक है। ये सारा का सारा इसी में आपको मिलेगा, 23 पेयर। और जो 1 पेयर है जो अलग से, उसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको समझोगे तो एक्स एक्स जो है
ये फीमेल के अंदर है क्रोमोसोम, इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और एक्स वाई जो है वो मेल के अंदर क्रोमोसोम है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या बताती है, अगर ये एक्स देता है और मेल भी एक्स ही देता है तो क्या बनेगा आपका, एक्स एक्स बनेगा, और जो बेबी है वो क्या है, फीमेल। फीमेल फिर से अपना ये एक्स दे और मेल अब की बारी ये वाई दे, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, मेल। फीमेल अगर अपना दूसरा एक्स दे और मेल ये वाला एक्स दे, तो ये जो आंसर आएगा क्या, ये एक्स वाई बन गया। अब ये जो बनेगा वो एक्स एक्स अगेन फीमेल, और ये फीमेल अगर अपना एक्स क्रोमोसोम दे, ये वाई क्रोमोसोम दे, तो जो बनेगा एक्स वाई, तो ये क्या बन गया, मेल। तो मेल के चांस कितने होते हैं, 50%, और फीमेल के चांस कितने होते हैं, 50%। दोनों के 50-50% चांस हैं। ठीक है, लड़का होगा या लड़की होगा, ये चांस कितने हैं, 50-50% है। अब इसमें आप एक बात ध्यान से समझना, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हो, बच्चा लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आंसर है मेल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम उसी के पास ही है। समझ रहे हो ना, लड़का हो पैदा या लड़की पैदा हो, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो मेल है। और आज भी गांव में, कई ऐसे गांव हैं इंडिया के अंदर, वहां औरतों को इस वजह से मारा जाता है, पीटा जाता है कि वो सिर्फ लड़की पैदा कर रही है, और जबकि उसके लिए जो जिम्मेवार है वो मेल है। लड़की के हाथ में है ही नहीं कि लड़का हो या लड़की हो, वो तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है उसके पास, इसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मेल और फीमेल जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो पूरी तरह से मेल रेस्पॉन्सिबल होता है, ना कि फीमेल। अच्छा, ये एक्स वाई क्रोमोसोम है, ये 22+1, इसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और भी बताई जाती है, जेनेटिक्स जो है, बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जीन टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, चैट सेक्शन में लिखो भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है। ये तो 9th क्लास में पढ़ा होगा यार। वेरी गुड भानु, आज आपके सारे जवाब करेक्ट हैं भाई। जॉर्ज मेंडल, सर जॉर्ज मेंडल बोले तो भाई गलत नहीं होगा। जॉर्ज मेंडल जो है उसे बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट पे इसकी डिस्कवरी करी थी, पी प्लांट जो मटर का पौधा है उस पे। इसका फादर जो था वो गार्डनर था। ठीक है, और गार्डनर जो था वो अपने ही बगीचे में ये जो पी प्लांट है इसको उगाता था। तो जॉर्ज मेंडल ने क्या किया, अपने जो फादर की हेल्प से उस पी प्लांट पे ऐसी रिसर्च की कि उसने जेनेटिक्स की खोज कर दी। और ये जेनेटिक्स की खोज, आप अगर सोचो कि कुछ है ही नहीं, तो मैं बता दूं ये कितनी एडवांस हो चुकी है आज के टाइम में। आज के टाइम में अगर एक फादर और एक मदर का क्रोमोसोम देख लिया जाए, तो ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे जो सन या जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है, बेबी, इसका बालों का कलर क्या होगा, हेयर कलर। इसका पता लगाया जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये पता लगाया जा सकता है कि इसका आईक्यू लेवल कितना होगा। और तो और ये पता लगाया जा सकता है कि इसका नेचर कैसा होगा। इतनी एडवांस जीन टेक्नोलॉजी हो चुकी है अब जेनेटिक्स की, जो कि शुरुआत की थी जॉर्ज मेंडल ने। और तो और जॉर्ज मेंडल जब अपनी सारी की सारी जो रिसर्च है वो लेके गया, जिस यूनिवर्सिटी में इसका फादर क्या था, गार्डनर था, उसी यूनिवर्सिटी में अपने जो सारी रिसर्च लेके गया, तो उसको भगा दिया गया कि आपके पास ना तो कोई डिग्री है ना कुछ है, और आप हमें रिसर्च दिखा रहे हो, हम भी तो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं। तो इसका एक दोस्त था जिसका नाम था ह्यूगो डी वेरी। इसने इसी की रिसर्च इसके मरने के बाद रिसर्च को ली और उसको ये लेके गया और बताया कि सारी रिसर्च मेरे दोस्त ने की थी, और ये उसी की जेनेटिक्स की जो है वो पूरी रिसर्च है। यानी जॉर्ज मेंडल को जो क्रेडिट मिला वो उसके मरने के बाद मिला, और उसके मरने के बाद इसको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो
इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, अब तो ये भी बता देते हैं 17th क्रोमोसोम बताते हैं। अगर ये 17th क्रोमोसोम किसी का अपनी हाइट से थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरीके से, ये 17th क्रोमोसोम है, इस तरीके से हल्की सी हाइट इसकी अगर बड़ी होती है 17th क्रोमोसोम, तो उस इंसान का जो नेचर है वो रिस्की नेचर होता है उसका, वो रिस्क लेने से डरता नहीं। आपने सुना होगा, इमेजिन करो अपने आप को, आप 22,000 या 52,000 फीट से अगर आप एरोप्लेन से जंप लगाओ, और वो भी पैरासूट के साथ, तो कई ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग लेने के बाद भी नहीं लगा पाएंगे, चाहे उनको ट्रेनिंग कितनी भी दे दो उसके बाद भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों? उनका जो 17 क्रोमोसोम है वो इस बात की इजाजत देता ही नहीं। ठीक है, तो उनका नेचर कैसा होता है? थोड़ा रिस्की नेचर होता है उनका। तो ये सारी की सारी जो जीन टेक्नोलॉजी है ये सभी इसी से जुड़ी हुई है। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्या है। तो क्रोमोसोम की दुनिया में सबसे पहले किसने इस मॉडल की खोज की थी? साइंटिस्ट का नाम बताओ। किसने डीएनए का ये मॉडल बनाया था, ऐसा मॉडल? चलो चैट सेक्शन में, डीएनए का मॉडल किसने बनाया था? मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। दो दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे थे, फाइनल ईयर में ही थे, तभी बना दिया। और इस काम के लिए उन्हें क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। उन्हें नोबेल प्राइज भी दे दिया गया था इस काम के लिए। किसने डीएनए का मॉडल सबसे पहले बनाया था? एक आंसर आ चुका है, देखते हैं कौन है। भानु, वेरी गुड भानु, करेक्ट आंसर है। ये है वाटसन, नाम है वाटसन एंड क्रिक। इसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनए का मॉडल। अब देख लो, एडेनिन का बॉन्ड हमेशा किसके साथ जुड़ना चाहिए? थायमीन के साथ जुड़ना चाहिए, डबल बॉन्ड। साइटोसिन यानी ग्वानिन हो गया, ग्वानिन का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ होना चाहिए, ये कंफर्म है, ये बॉन्ड ऐसे होंगे। अगर किसी की बॉडी के अंदर, अगर किसी बॉडी के अंदर एडेनिन गलती से जुड़ा गया ग्वानिन के साथ, तो उसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कैसी कैसी प्रॉब्लम आती हैं भाई? उनके उंगलियां 6 फिंगर्स आ गई, ठीक है ना। किसी के 2 हाथ हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी के हार्ट जो है उसकी लोकेशन चेंज होती है, यानी शरीर में विकलांगता अजीब अजीबोगरीब तरह की आती है। आपने देखा होगा, 2 बेबी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर ये बॉन्डिंग पोजीशन गलत हो जाए तो। जैसे ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, ठीक है, तो ये इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, इसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन, म्यूटेशन प्रॉब्लम आती है अगर ऐसा हो जाए तो इसी के बारे में हम पूरी इसकी जो रिसर्च है वो करेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, असल में इनको क्या कहते हैं? क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। ठीक है, कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अब इस कहानी के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम इसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं और कल से इस पे पूरा फोकस करेंगे। क्रोमोजोम, भाई क्रोमोजोम जो है वो क्लासिफाई हो सकते हैं। एक तो प्रोटीन, क्या क्या होता है क्रोमोजोम के अंदर? प्रोटीन होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हो आप, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर डिटेल में पढ़ोगे तो न्यूक्लिक एसिड क्लासिफाई होता है 3 चीजों में, और जिसका नाम है क्या? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन यानी बेस, सुगर, फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, बेस कौन सा? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। सुगर कौन सा? पेंटोज सुगर। फॉस्फेट, इतना ही लिख दो फॉस्फेट को। अब नाइट्रोजिनस बेस जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एडेनाइन और
ग्वेनिन, ग्वेनिन। और ये होते हैं पायरिमिडिन दो तरह के, साइटोसिन, साइटोसिन के बाद ऐसा आएगा यहाँ पे एक थायमिन, और एक आरएनए में होता है, इसको भी लिख देते हैं हम क्या, यूरेसिल। तो इतनी जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी नॉर्मली होती है, ठीक है, किसकी, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, किस तरह से इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, हम कल इसके बारे में पूरी रिसर्च करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।